Today we will talk about the T section. T beam, T section, both are same. That's also known as flange section. Flange section is economical and effective than rectangular section. So whenever possible, rectangular section is replaced by the flange section. तो यहाँ क्या कह रहा है कि टी सेक्शन या फ्लेंज सेक्शन जो है वो इकोनॉमिकल और इफ़ेक्टिव है मोर देन किससे, रेक्टेंगुलर सेक्शन से. तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो कि रेक्टेंगुलर को रिप्लेस करके टी बीम या फ्लेंज सेक्शन यूज कर सके, हम वहाँ यूज करेंगे. समझते हैं कि कैसे इकोनॉमिकल है. ये हमारा रेक्टेंगुलर बीम है. न्यूट्रल एक्सिस NA, डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ B, AST एरिया ऑफ स्टील. अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना शुरू किया टी सेक्शन में. सबसे पहले NA के पास से कट कर लिया और नीचे का पोर्शन जो ये है इसको निकाल लिया. तो अब क्या बचा, टी शेप जैसा थोड़ा एरिया बचा. तो ये एरिया इससे कम होगा. A2 जो हो गया A1 से कम होगा. क्यों? क्योंकि हमने इसमें से ये एरिया को निकाल दिया. ठीक है. लीवर आर्म अब भी सेम है. लीवर आर्म मतलब लेंथ बिटवीन द कंप्रेशन एंड टेंशन इज लीवर आर्म. लीवर आर्म अभी भी इस सेक्शन के इस सेक्शन इक्वल है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेने का कैपेसिटी अभी दोनों में भी सेम है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये भी इतना ही ले सकता है जितना ये ले सकता है. अब क्या करेंगे, टी सेक्शन को थोड़ा और टी शेप में प्रोवाइड करेंगे. हमने यहाँ का पोर्शन कट करके थोड़ा फ्लेंज को इंक्रीज कर दिया और थोड़ा इधर वेब को भी नीचे इंक्रीज कर दिया. अब एरिया A2 के इक्वल हो गया. A2 के इक्वल कैसे है? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं जोड़ा, ठीक है, या नहीं कम किया. क्या किया, इस पोर्शन से निकाल के यहाँ थोड़ा सेट किया और नीचे में थोड़ा सेट कर दिया. तो पूरा टोटल टी सेक्शन जैसा हमारा दिखने लगा. इसे फ्लेंज कहते हैं और इसे वेब कहते हैं. न्यूट्रल एक्सिस सेम वही सेम प्लेस पे है. AST हमने यहाँ प्रोवाइड करा था. तो एरिया A2 के इक्वल हो गया और A2 का एरिया A से लेस है. लीवर आर्म क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. यहाँ लीवर आर्म इक्वल था. अब इस सेक्शन में लीवर आर्म इंक्रीज हो गया, मतलब कंप्रेशन और टेंशन के बीच का डिस्टेंस या लेंथ बढ़ गया. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, लेने का कैपेसिटी अब इसमें इस सेक्शन में इंक्रीज हो गया. तो एक तो एरिया कम हो गया तो इकोनॉमिकल है. एरिया कम होगा तो हमारा मटेरियल कम यूज होगा तो इकोनॉमिकल हो गया. LA इंक्रीज हो गया और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेने का कैपेसिटी बढ़ गया तो इफ़िशिएंट है. इसलिए हमारा टी सेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंस्टीड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन. Thereafter we will talk about the effective width flange या effective flange width. If width of flange is excessive, then a part of flange only provide compressive force. So effective flange width is calculated. Means flange इतना बड़ा है तो उसका कुछ पार्ट ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्ट ही या एक कैलकुलेटेड विड्थ होगा, वही पार्ट कंप्रेसिव फोर्स लेने के लिए कैपेबल है ओनली. पूरा पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कंप्रेसिव फोर्स नहीं कैरी करता है. इधर से थोड़ा कम और इधर से थोड़ा कम, मतलब कुछ इफेक्टिव लेंथ तक ही कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ. ठीक है. तो आइसोलेटेड सेक्शन आपको गिवन है अगर, तो उसमें इफेक्टिव विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला L0 डिवाइडेड बाई B + 4 + BW और सेकेंड B. दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगा उसे हम लोग इफेक्टिव विड्थ प्रोवाइड करेंगे. L0 टी सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में वही L0 है अगर टी सेक्शन आइसोलेटेड फ्लेंज सेक्शन आपको प्रोवाइडेड है तो. ठीक है. दो तरह से क्वेश्चन देंगे, एक कंटिन्यूअस दिया रहेगा उससे हमें टी सेक्शन निकालना होगा. तो कंटिन्यूअस अगर गिवन है तो विड्थ ऑफ फ्लेंज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट L0/6 + BW + 6DF और सेकेंड B1/2 + BW + B2/2. ठीक है. हमारा क्या हो गया, B1 यहाँ हो गया, ये लेंथ यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस B2 यहाँ. ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कंटिन्यूअस बीम में ये जो स्पैन लेंथ है वो सेम ही हो. ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है. तो जो भी हो इस बीच का डिस्टेंस वो यहाँ प्रोवाइड करेंगे.
B1 की जगह पे और B2 की जगह पे, और फाइंड कर लेंगे BF। जो भी हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज होगा दोनों का मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लेंज होगा। L0 क्या प्रोवाइड करेंगे इसमें, जो भी L इफेक्टिव क्वेश्चन में गिवन होगा उसका 0.7 ऑफ L इफेक्टिव इज L0 फॉर कंटिन्यूअस बीम। तो इस बीम के लिए L0 0.7 L इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। की पॉइंट्स, DF डेप्थ ऑफ फ्लेंज, BF विड्थ ऑफ फ्लेंज, BW विड्थ ऑफ वेव। न्यूमेरिकल इफेक्टिव विड्थ फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आइसोलेटेड सेक्शन है, ठीक है। कैलकुलेट इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज फॉर ए आइसोलेटेड टी बीम स्पैनिंग ओवर ए सिंपली सपोर्टेड इफेक्टिव स्पैन 8 मीटर, सेक्शन डिटेल इज गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन पोर्शन है, ठीक है। ये टोटल फ्लेंज हो गया, 200 आपका डेप्थ हो गया, DF, ये DF हो गया, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया D, और ये BW हो गया, और ये टोटल फ्लेंज का डिस्टेंस हो गया। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, BF इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। क्या करेंगे, टी सेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई B प्लस 4 प्लस BW प्रोवाइड कर देंगे। L0 इसमें क्या था टी सेक्शन के लिए, L0 इक्वल टू L इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या है, स्पैन, सपोर्टेड इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमने L0 की जगह पे 8 मीटर यूज कर लिया। 8 मीटर को mm में करके 8000 mm कर दिया, इसे यहाँ पुट कर दिया। 8000 डिवाइडेड बाई 8000 डिवाइडेड बाई 200, B हमारा दिया हुआ है गिवन, B दैट्स B प्लस 4 BW गिवन 400, फाइंड हो गया हमारा 1400 mm। B क्या गिवन है, 2000, ये B है ना हमारा विड्थ है, टोटल विड्थ। हमें क्या फाइंड करना, BF दैट इज इफेक्टिव विड्थ। तो 2000 दोनों में से जो मिनिमम होगा, ये दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो हमारा 1400 है, तो BF इक्वल टू इफेक्टिव विड्थ इक्वल टू 1400 mm, ठीक है। सेम हम लोग फाइंड करेंगे BF फॉर कंटिन्यूअस बीम के लिए। कैलकुलेट इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑफ कंटिन्यूअस बीम ओवर ए इफेक्टिव स्पैन ऑफ 30 मीटर। इफेक्टिव स्पैन 30 मीटर गिवन है, सेक्शन डिटेल्स आर गिवन बिलो, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूअस बीम है, DF हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, और ये BW हो गया। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, इफ कंटिन्यूअस बीम we have provided, so we will use that formula L0 divided by 6 plus BW plus 6 DF। L0 क्या करना था हमें, L0 इक्वल टू करना था 0.7 L इफेक्टिव। L इफेक्टिव इज 30 मीटर, तो हमने 0.7 30 इंटू हमने मीटर को mm में कर दिया, इसलिए 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 प्लस BW 400 गिवन है, 6 DF इक्वल टू 100 गिवन है, फाइंड कर लिया 4500 mm। सेकेंड फॉर्मूला B1 बाई 2 BW प्लस B2 बाई 2, तो B1 हमारे पास 2000 है, 2000 बाई 2, BW 400 है, और B2 बाई 2, तो 2500 बाई 2, तो कितना हो गया 2650 mm। दोनों में लेस कौन सा है, 2650 mm, तो इफेक्टिव विड्थ फॉर दिस सेक्शन इज 2650 mm। In this section there are 3 cases. Case first, when neutral axis is within the flange। जब NA न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर हो, मतलब ये फ्लेंज है हमारा और ये वेव है, तो जब NA न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर आता है तो T सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव करता है। तो केसेज कितने हैं हमारे पास, 3 केसेज होते हैं। फर्स्ट केस विदिन, जब फ्लेंज के अंदर आता है तो फर्स्ट केस। सेकंड केस में जब वेव के अंदर न्यूट्रल एक्सिस चला जाता है, इस पोर्शन में अगर NA लाई करेगा तो सेकंड केस आएगा। सेकंड केस का ही 2 पार्ट हैं, A एंड B।
वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसे देखते हैं कि जब फ्लेंज के अंदर न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है तो क्या होता है। तो इफ़ एन इज within the flange section is behave as a rectangular beam, so all steps excluding BF जो हमने width of flange निकाला है उसके अलावा कैलकुलेटेड सेम एज द रेक्टेंगुलर बीम। तो जब एन ए न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर लाई करता है या इसके इक्वल पे लाई करता है XU, तो हमारा सेक्शन जो है सेम एज रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा बिहेव करता है। तो जो BF निकालने का फॉर्मूला था वो तो सेम जैसे हमने पहले निकाला वैसे ही यूज करेंगे, और जो बाकी सारा कैलकुलेशन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस AST जो सेम हमने रेक्टेंगुलर बीम में करा है उसी तरह से करेंगे। तो जब क्वेश्चन में लाई करेगा विद इन फ्लेंज तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सेम जो हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए करा था 0.36 FCK XU, BF जो हमने फाइंड कर लिया D माइनस 0.42 XU और MU 0.87, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये टेंशन के थ्रू है, ये कंप्रेशन के थ्रू है और ये टेंशन के थ्रू है। और AST का सेम फॉर्मूला जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में यूज करते थे 0.5 FCK डिवाइडेड बाई FY इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई BF इंटू BD। ओके, नेक्स्ट केसेज देखेंगे। तो टी सेक्शन बीम में 3 केसेज होते हैं। पहला केसेज अगर विद इन फ्लेंज लाई करेगा XU मतलब न्यूट्रल एक्सिस, अगर विद इन फ्लेंज लाई करेगा तो ये केस फर्स्ट है, एज ए रेक्टेंगल सेक्शन बिहेव करेगा। और आगे देखते हैं कि अगर विद इन वेव लाई करता है XU तो क्या होता है। केस सेकेंड, XU इज ग्रेटर दैन DF, मतलब हमारा न्यूट्रल एक्सिस DF से बड़ा है, यहाँ कहीं लाई करेगा, कितना बड़ा है तो DF अगर लेस देन इक्वल टू 3/7 XU होगा तो हमारा इस केस में लाई करेगा। तो इसे डिटेल हम लोग देखते हैं, इसको फिगर डिटेल करके। इसका डिटेल रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका बीच वाला पार्ट यहाँ तक हमने ये फाइंड कर लिया, और इसमें इस सेक्शन में कहाँ लग रहा है कंप्रेशन, कुछ यहाँ लग रहा है और LA हो गया, यहाँ कंप्रेशन यहाँ लग रहा है और टेंशन यहाँ लग रहा है, ये LA हो गया। अब इस सेक्शन में भी कहीं कंप्रेशन लग रहा होगा, इस वाले सेक्शन में भी लगेगा, तो इस वाले सेक्शन में कुछ यहाँ C लग रहा है और यहाँ T लग रहा है, तो L2 हो गया, L1 हो गया। अब दोनों में कंप्रेशन बढ़ गया है, ठीक है। अब इस सेक्शन को फाइंड करने के लिए अगर आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और अगर DF आपका ग्रेटर है XU, DF अगर लेस है XU से, DF अगर XU से लेस है, तो इस क्वेश्चन में अगर लाई कर रहा है कि 3/7 XU से लेस है तो इस वाले फॉर्मूले से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर DF इक्वल है XU का या लेस है XU से तो हमारा पहले वाला केस से सॉल्व होगा एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ एन ए फाइंड करेंगे C1 C2, क्योंकि कंप्रेशन यहाँ 2 जगह लग रहा है, एक इस सेक्शन में लग रहा है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जो ये वाला पार्ट है इस सेक्शन में कंप्रेशन C1 यहाँ लग रहा है, और T वाले सेक्शन में फ्लेंज वाले सेक्शन में C2 यहाँ लग रहा है, इसलिए C1 C2 इक्वल टू T। फॉर्मूला पुट कर दिया हमने 0.36 FCK XU इंटू BW प्लस 0.45 FCK DF BF माइनस BW इक्वल टू 0.87 FY AS। XU यहाँ से फाइंड हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला से, जो कि ग्रेटर होगा DF से। कितना होगा, ग्रेटर DF से लेस देन इक्वल टू 3/7 होना चाहिए, तब ये केस के थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है, ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉट प्रेफरेबल तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, ये प्रेफर करेंगे। जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा DF का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा XU से, तो ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। केस 2 का B पार्ट, जब XU ग्रेटर होगा DF से, और कितना ग्रेटर होगा, जब DF इक्वल टू और लेस देन होगा, कितना इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा 3/7 से। 3/7
ई एक्स से डी एफ ग्रेटर होगा। तो डी एफ कितना बोल रहा, 3/7 से ग्रेटर होगा। इसमें इस केस में क्या था कि डी एफ लेस था 3/XU से, 3/XU कहीं यहाँ लाई कर रहा है, उससे कम था या इक्वल टू था डी एफ 3/7XU से। इस केस में क्या है कि डी एफ जो है वो ग्रेटर है 3/7XU से, तो क्या होगा, ये डी एफ ये वाला पार्ट होता है तो वो बड़ा हो गया, 3/7XU से बड़ा हो गया। अब इस सेक्शन को डिटेल में देखेंगे। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, कंप्रेशन कहीं यहाँ लग रहा है तो C1, टेंशन यहाँ लग रहा है। फ्लेंज वाले सेक्शन में भी लगेगा कंप्रेशन C1 यहाँ लग रहा है y2 डिस्टेंस पे, और ये y1 डिस्टेंस पे लग रहा था, और ये L2 हो जाएगा हमारा लीवर आर्म। इसके थ्रू पोजीशन ऑफ Na फाइंड करेंगे, C1 + C2 = T 0.3 FCK XUB प्लस 0.45 FCK YF VF माइनस BW = 0.87 FYAST। इससे XU फाइंड हो जाएगा, DF कितना होगा, ग्रेटर देन 3/7XU से। ये सब कुछ हम जब फाइंड करेंगे तभी पता चलेगा। DF को फाइंड करेंगे कि कितना है, XU को फाइंड करेंगे, XU ग्रेटर है या लेस है तो पता चलेगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस केस में। अगर XU ग्रेटर होता है DF से, और कितना ग्रेटर होता है DF अगर 3/7XU से बड़ा होता है तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला यूज किया जाएगा।